है। यूपी में पूर्वी यूपी का प्रभार भी उन्हें दे दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि प्रियंका के प्रभाव को कांग्रेस खुद यूपी तक सीमित रखना चाहेगी या वो यूपी से बाहर भी इसकी धाक सुनाई देगी। बीजेपी कह रही है कि प्रियंका की एंट्री में कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि परिवार की पार्टी है, लिहाजा आज न कल तो ये होना ही था। दूसरी तरफ कांग्रेस इसे ब्रह्मास्त्र मान रही है। हम यूपी की सियासत में प्रियंका के इफेक्ट पर आपको एक रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। साथ में बहस के लिए मेरे साथ पूरे गेस्ट का एक पैनल है। हमारे साथ है नवीन कुमार जी, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, आज काफी अच्छे मूड में हैं, मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे। मुकेश नायक जी हैं, जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। बीडी नकवी साहब हैं, जो कि बीएसपी के स्पोक्स पर्सन है, बीएसपी के सपोर्टर है, माफ कीजिएगा। सतीश कुमार सिंह साहब हैं, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रोली मिश्रा जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। और मनीष अवस्थी, हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ है। मनीष भाई, आपसे शुरुआत करूंगा। आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से अब उत्तर प्रदेश में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होना निश्चित है? जाहिर सी बात है, एक कांग्रेस जो अपने आप को ये पा रही थी कि राहुल गांधी के नेतृत्व में क्या कांग्रेस कुछ बेहतर कर पाएगी, मुझे ऐसा लगता है प्रियंका गांधी पर ये ट्रम्प कार्ड खेलकर राहुल गांधी ने सबको ये आश्चर्य में डाल दिया है कि अब आखिर जो संघर्ष होगा, जो चुनौती थी राहुल गांधी के सामने, उसमें उनकी बहन उनका साथ देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए आप ये समझिए कि एक संजीवनी के रूप में है प्रियंका गांधी का यूपी में सक्रिय रूप से आना और महासचिव के रूप में उन्हें नियुक्त किया जाना। मुकेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में क्या आप चाहेंगे प्रियंका गांधी चुनाव में भी खड़ी हो? क्योंकि अगर वो चुनाव में खड़ी होती है तो माहौल अलग सा बनता है। देखिए दीपक जी, ये निर्णय तो प्रियंका गांधी जी को लेना है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि वो उत्तर प्रदेश जो पूरे राष्ट्र को एक दिशा देता था, बड़े बड़े नेता देता था, उस वहां जो संस्थाबद्ध जातिवाद, वर्ग और क्षेत्र की राजनीति ने वहां की जो राजनीतिक उत्कृष्टता को लगभग हाशिए में डाल दिया था, मुझे लगता है वो पॉलिटिकल एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश में वापस लौटेगा। एक शांत और समावेशी उत्तर प्रदेश का ताराबारा हम लोग बुनेंगे। और हमें उम्मीद है कि देखिए, पिछले अनेक चुनावों में तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ही नहीं खड़े होते थे। हमारे कार्यकर्ता 5 साल मेहनत करते थे, लोगों से संपर्क और संवाद करते थे, लेकिन दूसरी पार्टियों से समझौता हो जाने के कारण वो चुनाव लड़ नहीं पाते थे। अब पूरे राज्य में जहां जहां भी एक राजनीतिक रणनीति के तहत सीट छोड़ना है, उन जगहों को छोड़कर बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे कार्यकर्ता इलेक्शन लड़ेंगे और पूरे भारत के कार्यकर्ता मिलकर इस चुनाव का सामना करेंगे और उत्तर प्रदेश में हम एक बहुत सशक्त चुनौती सारे राजनीतिक दलों के सामने। ठीक है, नवीन कुमार जी यहाँ धीरे धीरे कुछ शब्द प्रस्फुटित कर रहे थे। नवीन जी पूछिए, मुकेश नायक के सामने। आप दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि उत्तर प्रदेश के साथ आप कब तक धोखा दोगे भाई? कांग्रेस, सपा, बसपा सहित जितने भी अपोजिशन के लोग हैं, ये बताइए उन्होंने क्या धोखा दिया? कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को क्या धोखा दिया? दीपक भैया, कांग्रेस पिछले 25 साल से वहां न 3 में है न 13 में। नहीं, अभी भी नहीं है, लेकिन मेरा निवेदन ये है, अब तो आ गई ना, गेम में आ गई। मेरे को 30 सेकंड तो दे दिया करो साहब बोलने के लिए। धोखा तो कम से कम मैं ये कह रहा हूँ, वही तो कहेंगे गन्ना किसानों का कर्ज। अरे साहब, इसके अलावा इनके पास और कुछ कहने को है भी नहीं। मेरा ये कहना है, कांग्रेस ने धोखा की शुरुआत समझ लीजिए, चौधरी चरण सिंह हो, चंद्रशेखर हो, सबसे शुरुआत करिए। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लोगों को धोखा दिया। अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस की बात कर लीजिए ना। अम्बेडकर साहब को इन्होंने कांग्रेस से चुनाव नहीं जीतने दिया, उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। क्या बात करेंगे? जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस सब। मेरा कहना यह है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की जनता को धोखा देती रही है। ये परिवार की पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं। हम तो कहते थे, आज साबित हो गया। और दूसरी, आज ये पूरी ताकत लगा रहे हैं और लगानी चाहिए अपोजिशन को, जितने भी लोग हैं या फिर जिन्होंने डकैती डाली देश के लिए, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जो धन लूट के ले गए, जिन पर भ्रष्टाचारों के आरोप है या जो भ्रष्टाचार के आरोप में जमानतों पर है, उन सबको एक होकर के इसका मुकाबला करने के लिए आरोप लगाया। मनीष भाई, नवीन जी आपने अपनी बात कह ली, मैंने 30 सेकंड दे दिया। नवीन भाई 30 सेकंड, मनीष भाई 30 सेकंड में मुझे बताइए कि इनकी पार्टी कितने बड़े परिवार की पार्टी है? देखिए, आरएसएस परिवार की। इनकी पार्टी का परिवार तो 35 संगठनों का है। ये तो आपस में उस परिवार के, जिसे कहते हैं कि भाई खून का रिश्ता है। जब एक घर के किसी सदस्य को किसी दूसरे सदस्य की अगर जरूरत होती है तो खड़ा होना वो लाजमी है।
तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से अब आरोप तो ये भी लगते रहे कि नेहरू के टाइम पे इंदिरा गांधी थी, जब इंदिरा गांधी थी राजीव गांधी को पार्टी में लेकिन नहीं, लेकिन परिवार और वडरा गांधी परिवार, इन दोनों को आप सबसे मत जोड़िए। आप उसके अंदर सभी धर्मों के लोग हमारे साथ हैं। नवीन जी, आज एक नवीन प्रक्रिया की शुरुआत हुई है कांग्रेस में, इसका स्वागत करिए। प्रक्रिया मैं कह रहा हूँ, सारी प्रक्रिया, सारे तुनीन में जितने बाण हैं सबको निकाल लेना चाहिए और निकालो भाई, क्योंकि अपनी मौका से जानते हैं देश चाहता है मजबूत सरकार, देश चाहता है इस देश को सशक्त बनाना, इस देश की जनता चाहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन हो, इस देश की जनता चाहती है कि भारत विश्व पर राज करे। भारत आज दुनिया के कई मामलों के अंदर अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है, भारत दुनिया का नेतृत्व। रोली जी आपसे सवाल पूछना चाहती है। रोली जी, मैं नहीं पूछता, रोली जी आपसे सवाल पूछना चाहती है। रोली जी, काशी क्योटो आपने बना दिया, प्रधानमंत्री के गोद लिए गांव थे वो भी आज तक डेवलप नहीं हुए, ठीक है। जो हथकरघा था, हैंडलूम आपने जो था वो पावरलूम बना दिया, वहाँ हैंडलूम हथकरघा जो बनारस का था वो आज रो रहा है वहाँ पर। दूसरी चीज नहीं, आपको बता देती हूँ, अर्ध कुंभ को आपने कुंभ बना दिया महाराज। और सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आपने किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, युवकों के साथ, महिलाओं के साथ, बात तो सुन लीजिए, 15 सवालों का जवाब तो ले लीजिए। रोका देने का काम आपने किया। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने कहा कि हमने जवाब तो दे, अभी SMS आया 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए कहाँ है? किसका अकाउंट में है? 15 लाख। अच्छा ठीक है, 15 लाख। सुन लीजिए मेरी बात, ये 2014 का वादा था। साहब वो भी बता पूरा हो रहा है। 15 लाख। मुझे मौका तो दीजिए बोलने का, इतने सारे सवालों का एक एक का जवाब। भाई बैंक का नाम क्या है, किस बैंक है? कंगाल बैंक में। मेरा ये कहना है कि आपने कहा कि अर्ध कुंभ को कुंभ बना दिया। नवीन जी रोकूंगा, आपके नेता की तरफ से ही बात आ रही है। हमारे लिए पार्टी अहम है, परिवार नहीं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, कुछ लोगों के लिए परिवार ही पार्टी है और बीजेपी के लिए पार्टी ही परिवार है। मनीष भाई, इसको आप किस तरह से लेंगे? इसको मानेंगे कि बड़े धीरे से, बड़े महीन ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रियंका गांधी के एलिवेशन को एड्रेस कर लिया? देखिए दीपक भाई, अगर मैं एक वाक्य में आपने जो सवाल किया इसका जवाब दूं, यही टीस इन दिनों संघ परिवार को है कि आखिर पार्टी परिवार से है या परिवार पार्टी से। इस बात को लेकर ये जो टीस है, जो आपने सवाल पूछा है, इसी बात को लेकर संघ के शीर्षस्थ नेता भी परेशान। एक मिनट में आपको रोकूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। दी जाती है। चलिए हम नांदेड़ की तरफ चलना है साथियों। नांदेड़, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सचखंड, आदरणीय, नमस्कार 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 आदरणीय मोदी। नांदेड़ सचखंड श्री हजूर साहब की भूमि है। नांदेड़ वही भूमि है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी शहीद हुए थे। मैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी को नमन करता हूं और अब आपकी बात शुरू कीजिए। नांदेड़ लोकसभा 16 से सब कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के बूथ वर्कर से सीधे इंटरेक्ट कर रहे थे अपने ऐप के जरिए। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। फिर से वापस बहस में आते हैं। रोली जी, रोली जी एक सभी जी आपके पास आओ। रोली जी का जवाब देना। हाँ, मैं बोल रहा हूँ सवाल खत्म कर लें, रिकैप कर लें उसको। अभी और भी है? नहीं, रोली जी पूछिए, आपने क्या पूछा था? फिर से बता दीजिए। मैंने तो नवीन जी से ये पूछा था कि काशी को क्योटो आप नहीं बना पाए, यहाँ तक कि डुमरी जो गांव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया उसका कुछ नहीं हुआ। हैंडलूम को पावरलूम बना के आपने बनारसी साड़ियों का पूरा उद्योग सत्यानाश कर दिया। आज महिलाओं की दशा क्या है? उत्तर प्रदेश में 10-90 पर जो है काम नहीं हो रहा है, 100 नंबर समझने पर डिस्को कर रही है, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाई थी। इसके साथ ही साथ आपने 36,000 शिक्षा मित्र बेरोजगार कर वो तो आप ही के किए हैं। नहीं, वो आप ही का किया हुआ है। उसके अलावा आज अगर आप बनारस जाएंगे बहन जी, तो बनारस में आप देखेंगे कि वहाँ पे किस प्रकार से विकास हुआ है। सड़कों से ले लीजिए, आप वहाँ के स्कूलों में देख लीजिए, वहाँ पे इवन शिप भी बनारस से लेकर प्रयागराज तक जाता है। आपने कहा अर्धकुंभ को कुंभ बना दिया।
मेरा कहना है कि जिस कुंभ की प्रयागराज जिस नगरी के अंदर आज करोड़ों लोग जा रहे हैं देश विदेश से कुंभ के स्नान के लिए, सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए आप, मेरे बड़े भाई बात, लेकिन आपने अरे कुंभ से भी पीड़ा होगा आपको, अरे अगर कुंभ के अंदर ऐसी व्यवस्था हुई तो आपको पीड़ा होगी। नहीं, हम तो चाहते हैं 5 वर्ष के बजाय हर वर्ष कुंभ आयोजित कराएं, हर वर्ष कुंभ आयोजित कराएं, हर वर्ष नहीं होता, 4 वर्ष में होता। कल की रिपोर्ट मेरा कहना यह है कि कुंभ में वहाँ के कुंभ में अगर अच्छी व्यवस्था है, विश्व के करोड़ों लोग वहाँ पर स्नान करने आ रहे हैं और उनके ऊपर अगर सरकार पुष्प वर्षा कर रही है तो कांग्रेस सपा बसपा क्यों? ट्रूस प्रियंका गांधी पर बात कर लीजिए, प्रियंका गांधी पर बात कर दूसरी बात, सतीश जी नवीन जी आपका जवाब संपन्न हुआ। हाँ, मनीष भाई ने परिवार की व्याख्या करने की कोशिश की, थोड़ा उसे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि समाजशास्त्रीय अगर व्याख्या की जाए तो परिवार की व्याख्या वो ब्लड रिलेशन से जुड़ा हुआ है। तो संघ परिवार और कांग्रेस और बाकी लोगों के दोनों परिवारों में अंतर है। उस संघ परिवार में पूरा देश समाया हुआ है, हर जाति और हर धर्म के लोग हैं, तो दोनों की व्याख्या एक तरीके से नहीं होती। पूरा देश तो नहीं समाया हो, कुछ लोग हैं जो आइडियोलॉजिकली उनके बहुत पूरी तरह से खिलाफ है। हम नहीं मानते, उसमें हर धर्म के लोग समाहित हैं। अगर देखा जाए बताइए तो जब कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, जब सारे स्वयं सेवक मिलकर के सेवा करते हैं, किसी का धर्म पूछते हैं क्या? वो फौज सबको बचाते हैं। अरे फौज भी करती है, फौज हमारा प्राउड है, हम फौज करते हैं, आप नहीं करते, आप उसको देखें जिसका कि रोज एक शहीद आता है, बोल सकते हैं क्योंकि आपके नेता क्या करते हैं? आपके नेता पति मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मेवात बगल में है, हम वापस आ जाते हैं प्रियंका गांधी पे, हम वापस आ जाते हैं प्रियंका गांधी पे। रोली जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 2 सीटें आपने छोड़ी हैं, अमेठी और रायबरेली, गांधी परिवार के लिए। क्या बाकी सीटों पर भी समाजवादी पार्टी और बीएसपी आपस में एक टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग करेगी और कहीं फ्रेंडली फाइट कर लेगी? क्या इसकी संभावना आपको दिखाई देती है? देखिए, राजनीति में सारी चीजें होती हैं और हर व्यक्ति अपना राजनीतिक रसूख, हमारा तो बड़े हम विनम्रता से कहते हैं कि हमारा जो पूरा एक अस्तित्व है वो उत्तर प्रदेश से उसकी शुरुआत होती है। हम अभी पूरे भारत में नहीं फैले हुए हैं, तो हमें जो भी अपना शक्ति प्रदर्शन करना है वो हमें उत्तर प्रदेश में करना है और पूरी शक्ति के साथ इस गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। 2 सीटें हमने सम्मानजनक तौर पर जो उनके राहुल जी हैं और सोनिया जी उनके मुकाबला त्रिकोणीय होगा या फ्रेंडली फाइट करेंगे, ये बता दीजिए मुझे। देखिए, हम लोगों की जो लड़ाई है वो आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी के छद्म रूप से है। हमारी लड़ाई माननीय मोदी जी के जुमलेबाजी से, हमारी लड़ाई इस देश के छद्म राष्ट्रवाद से है, हमारी लड़ाई जो सीमा पर सैनिक शहीद हो रहा है उससे, किसानों की लड़ाई है, महिलाओं की लड़ाई है, सैनिकों का आप लोग अपमान कर रहे हैं उसकी लड़ाई, किसानों को जो 12 रुपए का 12 पैसे का कर्ज माफ कर रहे हैं उसकी लड़ाई है। कुल मिलाकर उसकी भर्त्सना करती है, पूरे देश में आप उसकी भर्त्सना करते हैं, कहीं न कहीं भय का नहीं कर सकती, कहीं न कहीं ये जो सैनिक आतंकवादियों को मार रहे हैं उन सैनिकों का अपमान करने वाली कांग्रेस की आप भर्त्सना भी नहीं कर सकते और उसके बाद आप कहते हैं कि हम उनके साथ सिर्फ राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के मेरे ख्याल से नवीन जी आप समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, अब आपको इसी तरह कांग्रेस से भी लड़ना पड़ेगा क्योंकि प्रियंका गांधी मैदान में आ गई हैं। मैं दीपक भाई, हमें तो सपा बसपा कांग्रेस वो विपक्ष के लोग जो लोगों के कानों में जहर घोल रहे हैं, लोगों को लगातार झूठ और भ्रम फैला करके हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी से लड़ाने का काम चलते चलते आखिरी सवाल मनीष भाई से। मनीष भाई, 101 से गाड़ी आ गई नवीन के लिए? बीच में कई बार फोन आ रहे हैं कि कब पाइप बिछाएं, लेकिन मैं कहता हूं दीपक भाई, हमारे पैरों में चक्र है, मुंह में मिर्ची, सर पे बर्फ, सिरे में आग रखते हैं साहब। हम देश के हर गरीब आदमी की जब तक इसीलिए तो कह रहा हूं सीने में जलन, खाने के लिए न व्यवस्था, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? हम यहीं पर रुकेंगे, लेकिन ये बात तय है कि प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने के बाद भारत के 2019 के चुनाव का मानचित्र कुछ न कुछ जरूर बदलेगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इस बड़ी खबर को हम लगातार फॉलो